तीस्ता नदी के ऊपर खड़ा कोरोनेशन ब्रिज सिर्फ एक पुल नहीं है, यह उत्तर बंगाल के इतिहास, इंजीनियरिंग और कई अनसुनी कहानियों का हिस्सा है। जब लोग पहली बार इस पुल को देखते हैं तो उसकी खूबसूरती उन्हें आकर्षित करती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस पुल के पीछे कई दिलचस्प बातें छुपी हुई हैं। Sir, the path ahead is completely washed away. 1930 के दशक में दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और पूर्वोत्तर भारत तक पहुंच आसान नहीं थी। तीस्ता नदी बरसात के समय इतनी उफान पर रहती थी कि लोगों और सामान को पार कराना बेहद मुश्किल हो जाता था। बरसात में यह नदी बेहद उग्र हो जाती थी। तेज धारा, गहरी घाटी और पहाड़ों की कठोर चट्टानों के कारण यहाँ ब्रिज बनाना लगभग असंभव माना जा रहा था। उस समय ज्यादातर ब्रिजेस नदी के बीच पिलर्स बनाकर तैयार किए जाते थे, लेकिन तीस्ता में यह संभव नहीं था। तो इन इंजीनियर्स ने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रुद्रदेव और आप देख रहे हैं अर्थ ड्वेलर रुद्र। लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसे नए ट्रैवल वीलॉग मिस ना करें। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं उत्तर बंगाल की एक ऐतिहासिक पहचान, कोरोनेशन ब्रिज, जो सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि इंजीनियरिंग, विरासत और इतिहास का अद्भुत संगम है। तीस्ता नदी के ऊपर पहाड़ों और घने जंगलों के बीच खड़ा यह पुल पिछले 80 से अधिक वर्षों से समय का साक्षी बना हुआ है। इस व्लॉग में जानेंगे इसकी निर्माण गाथा, अनोखी वास्तुकला, छिपे हुए इतिहास और उन अनसुनी कहानियों को जिन्होंने इसे उत्तर बंगाल का सबसे प्रतिष्ठित लैंडमार्क बनाया। तो चलिए तीस्ता की वादियों में चलते हैं और जानते हैं कोरोनेशन ब्रिज की अनकही कहानी। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से बाहर निकलने के बाद मैंने एक टैक्सी किराए पर ली और सेवक की ओर अपनी यात्रा शुरू की। शंकर रोड, देशबंधु चित्तरंजन दास फ्लाईओवर और हिल कार्ट रोड से होते हुए हमारी गाड़ी सेवक रोड यानी NH10 पर आगे बढ़ने लगी। स्टेशन के आसपास की व्यस्त सड़कों और ट्रैफिक को पार करने के बाद रास्ता धीरे धीरे खुलने लगा। सड़क के दोनों ओर हरियाली बढ़ने लगी और आगे बढ़ते हुए हम महानंदा वन्यजीव अभयारण्य के वन क्षेत्र में प्रवेश कर गए। कोरोनेशन ब्रिज की ओर बढ़ते हुए रास्ते में मेरा पहला प्रमुख पड़ाव था ईवाम इंडिया बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, जो सेवक रोड के पास सालुगाड़ा क्षेत्र में स्थित एक बेहद शांत और आकर्षक बौद्ध परिसर है। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से निकलने के बाद यह जगह मेरे सफर की एक खूबसूरत शुरुआत बन गई। ईवाम इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना 16 मई 2005 को हुई थी, जबकि इस भव्य नपचन नमचाक मॉनेस्ट्री की नींव वर्ष 2008 में रखी गई। यह मठ निंगमा परंपरा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बौद्ध अध्ययन और साधना केंद्र है, जो हिमालय की तलहटी में स्थित होने के कारण आध्यात्मिक शांति और प्राकृतिक सुंदरता दोनों का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। अच्छा, अच्छा, मैंने दिस इज मॉनेस्ट्री मींस स्कूल बेसिकली। पीछे और धर्मकर्णी का धर्मशाला है ना, वो जगह भी है। अच्छा, आई एम टेकिंग डोंट वरी। जस्ट वांट टू, मैंने थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ये मतलब आई विजिटेड सो मेनी, जैसे पीस पैगोडा हो गया, ये हो गया। लेकिन अरुणाचल में भी गया था, वहाँ पे भी एक फेस्टिवल होता है, वहाँ पे पानी छिड़कते हैं एक दूसरे पे। ये टाइम पे आज ही शायद है, 15 को है, 14 या 15 को होता है कुछ एक है। गोल्डन पैगोडा में होता है। सो मॉर्निंग से आप लोग क्या स्टडी करते हैं? अच्छा, 6 बजे से उठ के स्टडी करते हैं पूरा। ओके, तो स्टडी में मतलब क्या पढ़ाते हैं आप लोग बेसिकली?
इंग्लिश पढ़ाता है, हिंदी पढ़ाता है, मैथ पढ़ाता है, साइंस पढ़ाता है, टिबेटन पढ़ाता है, धर्म का पढ़ाता है अच्छा अच्छा ओके। और ड्राइंग भी लिखवाता है। अच्छा ये क्या लिखा है कुछ? आई कैनॉट मणिपुर में हूँ। ओम मणिपद में हूँ। ये इतना सारा क्यों है, मतलब वाई दिस इज सो मेनी? उधर पे सब वहाँ जो एक ब्लू वाला बोर्ड लगा है ना, हाँ वहाँ पे दिखेगा सब लिखा है। अच्छा इधर ऐसे जाएंगे वहाँ पे लिख ओके उधर दिखेगा। अच्छा। घूम के जाएंगे वहाँ पे दिखेगा। ओके मतलब वाई सो मेनी, मतलब इतना सारा क्यों है ये? अभी हम छोटा है इसलिए इतना धर्म के बारे में इतना पता नहीं है। अच्छा अच्छा सॉरी। ठीक है, नो इशू, आई विल गेट इट नाउ। पूछ सकते हैं ऑफिस में। ठीक है, इसको इसे घुमाना पड़ता है ना? और मैंने भी हूँ बच्चे घुमाने। मणिपद में हूँ, मणिपद में हूँ। डाइनिंग हॉल, थैंक यू। यह केवल एक दर्शनीय स्थल नहीं बल्कि शिक्षा और साधना का भी केंद्र है। यहाँ भिक्षुणियों और विद्यार्थियों को बौद्ध धर्म ग्रंथों के साथ साथ तिब्बती, अंग्रेजी, हिंदी, नेपाली, गणित, धार्मिक वाद विवाद, अनुष्ठानिक संगीत और ठंका कला जैसी शिक्षाएं भी दी जाती हैं। यही वजह है कि यह स्थान एक जीवंत आध्यात्मिक संस्थान के रूप में महसूस होता है, न कि केवल एक पर्यटन स्थल के रूप में। यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए एक जरूरी जानकारी यह है कि एवं इंडिया बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री आमतौर पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है और सोमवार को बंद रहता है। इसलिए अगर आप कोरोनेशन ब्रिज या सेवक की ओर जा रहे हों तो इस शांत और खूबसूरत मठ को अपनी यात्रा में आसानी से शामिल कर सकते हैं। এখানে সময়টা পুরোটাই চলে যাবে, অন্যদিন সময় করে আসতে হবে। घने जंगलों के बीच से गुजरती यह सड़क उत्तर बंगाल की सबसे सुंदर ड्राइव्स में से एक मानी जाती है। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित सेवक, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। पर्यटन और सामरिक दृष्टि से यह क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे हम तीस्ता घाटी की ओर बढ़ रहे थे, पहाड़ और नदी के दृश्य और भी आकर्षक होते जा रहे थे। कुछ ही देर बाद हमारी गाड़ी उस ऐतिहासिक स्थल के समीप पहुंच चुकी थी जिसकी भव्यता देखने के लिए मैं पूरे रास्ते उत्साहित था। तीस्ता नदी के ऊपर बना प्रसिद्ध कोरोनेशन ब्रिज। दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूं उत्तर बंगाल की सबसे प्रतिष्ठित ऐतिहासिक धरोहरों में से एक कोरोनेशन ब्रिज यानी सेवक ब्रिज के पास। तीस्ता नदी के ऊपर पहाड़ों और घने जंगलों के बीच खड़ा ये पुल सिर्फ एक ब्रिज नहीं बल्कि इतिहास, इंजीनियरिंग
और उत्तर बंगाल की पहचान का एक जीवंत प्रतीक है। जिस स्थान पर मैं अभी खड़ा हूँ उसे सेवक मोड़ या कोरोनेशन ब्रिज मोड़ के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर बंगाल का एक बेहद महत्वपूर्ण जंक्शन है। एक ओर यही मार्ग सिलीगुड़ी, एनजेपी और बगडोगरा की तरफ लौटता है, जबकि दूसरी ओर यही सड़क कालिम्पोंग, सिक्किम और आगे गैंगटोक की दिशा में बढ़ जाती है। इसी वजह से यह इलाका सिर्फ पर्यटन के लिए ही नहीं बल्कि पूरे पहाड़ी क्षेत्र और सीमावर्ती इलाकों की कनेक्टिविटी के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों अभी सामने आपको दिख रहा है कि इसको कोरोनेशन ब्रिज बोलते हैं। तो ये एक्चुअली 1937 में ये ब्रिज को बना गया है। तो ऑन द ऑप्शन ऑफ कोरोनेशन ऑफ जॉर्ज फिफ्थ एंड एलिजाबेथ, उन लोगों का कोरोनेशन में ये मतलब इसको बनाया गया था। तो इट वॉज ए चैलेंज, बट एक्चुअली ब्रिटिश लोगों का बेसिकली एम था कि इसको बेसिकली दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के साथ तो रेस्ट ऑफ द इंडिया का जो है तो उसको जोड़ना। तो ये मतलब टोटल ब्रिज का लेंथ जो है वो 698 फीट का है और इसका हाइट मोटा मोटी 114 फीट है। तो आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। देखो उसमें यहाँ पे आज यह पुल जितना खूबसूरत दिखता है, इसकी कहानी उतनी ही रोचक है। 1930 के दशक में ब्रिटिश सरकार को सिलीगुड़ी से पहाड़ी इलाकों और आगे के रणनीतिक क्षेत्रों तक एक मजबूत सड़क संपर्क चाहिए था, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी तीस्ता नदी। This river is impossible to cross. Sir, the path ahead is completely washed away. के बीच पिलर बनाना लगभग असंभव था और सामान्य पुल का डिजाइन यहां सुरक्षित नहीं माना जा रहा था। तभी सामने आए 3 बंगाली इंजीनियर A.C. दत्त, S.K. घोष और के.पी. रॉय। इन्होंने एक ऐसा रेवोल्यूशनरी आर्च डिजाइन सुझाया जिसमें पुल का पूरा भार नदी के बीच नहीं बल्कि दोनों ओर की मजबूत पहाड़ी चट्टानों पर डाला गया। इसी सोच से इस भव्य रीइंफोर्स्ड कंक्रीट ओपन स्पैंड्रल आर्च ब्रिज का जन्म हुआ। आसान शब्दों में कहें तो यह पुल तीस्ता के ऊपर खड़ा कम है और दोनों पहाड़ों के बीच मजबूती से जड़ा हुआ ज्यादा लगता है। निर्माण कार्य 1937 में शुरू हुआ और इस कठिन भूभाग, तेज नदी और पहाड़ी मौसम के बीच इसे पूरा होने में लगे पूरे 4 साल। आखिरकार 1941 में यह पुल तैयार हुआ। इसे किंग जॉर्ज 6 के करोनेशन की स्मृति में करोनेशन ब्रिज नाम दिया गया, जबकि स्थानीय लोग इसे बाघ पुल भी कहते हैं। इस पुल की सबसे बड़ी खूबसूरती सिर्फ इसकी वास्तुकला में नहीं बल्कि इसकी सोच में है। दोस्तों, अगर कोरोनेशन ब्रिज की बनावट और डायमेंशंस की बात करें तो यह पुल लगभग 698 फीट लंबा यानी करीब 213 मीटर लंबाई में फैला हुआ है। इसकी मुख्य आर्च स्पैन लगभग 81.7 मीटर की है, जो इस पूरे पुल की सबसे खास पहचान है। नीचे बहती तीस्ता नदी से इसकी ऊंचाई लगभग 114 फीट मानी जाती है और इसकी चौड़ाई करीब 22.8 फीट है। अब जरा इसकी इंजीनियरिंग को समझिए। ये कोई साधारण पुल नहीं है। कोरोनेशन ब्रिज
एक रीइंफोर्स्ड कंक्रीट ओपन स्पैंड्रल आर्च ब्रिज है। आसान शब्दों में कहें तो यह पुल लोहे से मजबूत किए गए कंक्रीट से बनाया गया है और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है इसकी मेहराब नुमा आर्च डिजाइन। यही आर्च इस पूरे पुल का भार संभालती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि तीस्ता की गहराई और तेज बहाव के कारण इस पुल को नदी के बीच खंभे खड़े करके नहीं बनाया गया, बल्कि इसकी पूरी आर्क को दोनों ओर की पहाड़ी चट्टानों पर मजबूती से टिकाया गया। यानी यह पुल नदी के ऊपर खड़ा कम है और पहाड़ों के बीच जरा हुआ ज्यादा लगता है। यही वजह है कि सामने से देखने पर इसकी बनावट सिर्फ मजबूत ही नहीं, बेहद खूबसूरत भी लगती है। नीचे बहती तीस्ता, ऊपर यह विशाल आर्क और चारों ओर पहाड़। यही कॉम्बिनेशन कोरोनेशन ब्रिज को सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट लिंक नहीं, बल्कि नॉर्थ बंगाल की इंजीनियरिंग हेरिटेज बना देता है। कोरोनेशन ब्रिज की भव्यता को करीब से देखने के बाद मैं आसपास के कुछ और महत्वपूर्ण स्थलों की ओर बढ़ा। इसी क्षेत्र की पहाड़ियों पर स्थित है प्रसिद्ध सेवोकेश्वरी काली टेम्पल और पास का सेवोक शिव टेम्पल। हरियाली से घिरे शांत पहाड़ी वातावरण में बसे ये दोनों मंदिर इस पूरे सफर को एक अलग आध्यात्मिक स्पर्श दे देते हैं। ऊपर तक पहुंचने के बाद यहाँ का सुकून, हवा और तीस्ता घाटी का परिवेश मन को तुरंत छू जाता है। मंदिर परिसर में एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, यहाँ फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है, इसलिए दर्शन के दौरान स्थान की पवित्रता और नियमों का सम्मान करना चाहिए। मंदिर दर्शन के बाद मैं पहुंचा सेवक रेल ब्रिज के पास। सड़क मार्ग के ऐतिहासिक कोरोनेशन ब्रिज के बाद यह रेल पुल भी सेवक क्षेत्र की इंजीनियरिंग पहचान का एक दिलचस्प हिस्सा लगता है। पहाड़, नदी, हरियाली और इनके बीच से गुजरती रेल लाइन, यह दृश्य अपने आप में बहुत खूबसूरत है और सेवक की प्राकृतिक छटा को एक अलग आयाम देता है। इसके बाद सेवक की खूबसूरत यादों को साथ लेकर मैं वापस सिलीगुड़ी की ओर लौट चला। रास्ते में मेरा आखिरी पड़ाव था इस्कॉन मंदिर, जहाँ के शांत प्रांगण और सुकून भरे माहौल ने इस यात्रा को एक खूबसूरत समापन दिया। वहां से मैं पहुंचा अपने अंतिम पड़ाव, कोलकाता के लिए रात की वॉल्वो बस तक। तो दोस्तों, अगर आपको earthdweller_Rudra का यह व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही और नए एडवेंचर्स और इंफॉर्मेटिव ट्रैवल वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूं रुद्रदेव, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई यात्रा के साथ।